जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सी टेट के अंतर्गत जो ये टॉपिक है, आज हम लोग टॉपिक नंबर 6 देखने जा रहे हैं। और ये अधिगम का मूल्यांकन जो देख रहे हैं दोस्तों, अधिगम क्या होता है, अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इन सारे टॉपिकों के अंतर्गत विगत वर्षों में सी टेट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हर साल दोस्तों 2 या अधिकतम 3 प्रश्न केवल इसी टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। इस क्रम में अगर देखेंगे तो दोस्तों ये 2011 में सी टेट शुरू हुआ था, वहाँ एक प्रश्न पूछा गया था। 2012 में 2 प्रश्न पूछे गए थे। 2013 में भी 2 प्रश्न पूछे गए थे इस टॉपिक से। 2014 और 15 में 3-3 प्रश्न पूछ लिए गए थे, जबकि 2016 में 2 प्रश्न पूछ दिए गए थे। कुल मिलाकर के 13 प्रश्न ये होते हैं दोस्तों, 11 से लेकर के 16 के बीच में। ठीक है। और ये जो 13 प्रश्न है, ये 13 प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे, आइए प्रश्नों को देखते हैं और उन प्रश्नों का विश्लेषण इस वीडियो के बाद, जैसे ये विश्लेषण आप लोग देख लेंगे, इसके बाद उन 13 प्रश्नों के अलावा और प्रश्नों का विश्लेषण आपको कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 11 में ये प्रश्न पूछा गया था आपका, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट 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 के प्रति सचेत होना चाहिए, यानी 11 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखेंगे दोस्तों 12 में कितना प्रश्न, तो 12 में 2 प्रश्न पूछा गया था, एक ये है, इसके बाद एक इधर आप लोग देख सकते हैं 2012 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। 2013 में दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पर, तो 2013 में भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद 2014 में दोस्तों 3 प्रश्न पूछे गए थे। ये 2014 के 3 प्रश्न सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। 2014, 2014, 2014, यानी ये 3 प्रश्न 2014 में पूछा गया था। इसी क्रम में 2015 में दोस्तों देखेंगे, 2015 में ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, अधिगम के आकलन किस लिए आवश्यक है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ये 15 में 3 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों 16 में अगर देखेंगे तो आकलन आकलन क्या है, इसके बारे में 16 में पूछा गया था। आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये 2016 में पूछा गया था। तो ये टॉपिक आप देख सकते हैं कि अधिगम एवं अधिगम का मूल्यांकन जो टॉपिक है दोस्तों, ये हर साल आपको 2 या अधिकतम 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान से पूनम मैडम के साथ इसका विश्लेषण देखेंगे। और ये सामने जो पेपर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पेपर आप देख रहे हैं, इस पेपर को इस विश्लेषण के बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए विश्लेषण देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग मस्त होंगे। मैं पूनम आज 6वां टॉपिक लेके आई हूँ दोस्तों, लर्निंग का अधिगम। दोस्तों यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले दोस्तों मैं बता दूं कि मैं CDP का मेन वही टॉपिक करवाऊंगी दोस्तों जो पेपर में पूछा है, वो भी जो ऑनलाइन जब से स्टार्ट हुआ है पेपर दोस्तों, अब पिछले वर्ष तक जो भी पूछा है मेन मैं टॉपिक वही करूँगा। कोशिश करूँगी कि दोस्तों 10 तारीख के पहले ही पूरा टॉपिक मैं करवा दूँ, समाप्त कर दूँ दोस्तों। आइए ज़्यादा देर न करते हो दोस्तों, वीडियो को शुरू करती हूँ। अधिगम लर्निंग, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। दोस्तों सही बात है कि आपको बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई मतलब कहीं जाते हैं, कोई वहाँ पे मरा हुआ है, कोई व्यक्ति मरा हुआ है दोस्तों, यदि आप वहाँ पे जाके हंसेंगे तो किसी को अच्छा लगेगा, कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई अच्छा नहीं कहेगा दोस्तों। वहाँ पे जैसा माहौल है वैसा ही आपको भी रहना पड़ेगा दोस्तों। तो यही है कि परिस्थिति के अनुसार क्या है, परिस्थिति के अनुसार हमारे व्यवहार में क्या होता है दोस्तों कि परिवर्तन होता रहता है। इसमें दिया है दोस्तों कि सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। दूसरा है सीखना स्वाभाविक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। अगला दिया है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। अगला है इसमें कि अधिगम
अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। अगला है सार्थक अधिगम। मीनिंगफुल लर्निंग में एक ही समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर। दोस्तों सही बात है, बच्चों को अलग अलग तरीकों से अपने समस्या को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करिए। नहीं एक ही बार नहीं दोस्तों। आपको बता दूं, एक CDP का बेटा एक वर्ड आता है दोस्तों, मैं आपको कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं, 10 तारीख के बाद देखती हूँ दोस्तों आप लोगों को। मतलब पेपर से 3-4 दिन पहले मैं आपको सारा टैग वर्ड करवा दूंगी दोस्तों। उससे काफ़ी आपको क्या होगा, हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों। आप लोग ज़रूर देखिएगा, जाइएगा पेपर में। तो अगला है दोस्तों इसमें कि अधिगम अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुक्तः स्व निर्देशित हो 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 तो। यहाँ पे तो छूट गया दोस्तों। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण से बेहतर होता है दोस्तों। किसी भी काम को देखते हैं कि बच्चे एक सच में मतलब सोचिए कि वो इतनी उनके अंदर क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होती है दोस्तों करने का। कोई भी काम आप देखिए, उस चीज़ को मना करिए वो बार बार करते हैं जब तक उस काम को कर ना ले। अगर आग में है दोस्तों, कि आग में वो बार बार हाथ डाल रहे हैं, आप बार बार मना कर रहे हैं दोस्तों, वो नहीं मानते हैं। लेकिन जब खुद से उनका हाथ जल जाता है दोस्तों, तो उनको पता चल जाता है कि ये आग है, ये हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो वही कह रहा है इसमें कि करके सीखना सबसे बेहतर है लर्निंग बाय डूइंग बच्चों के लिए, या बच्चे के लिए क्या, आपके लिए। आप खुद ही अपने आप से देखिए, कोई काम आप खुद से करके देखते हैं तो ज़्यादा मतलब बेहतर होता है। अगला है अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। यह सामाजिक कार्य हो, कोई भी कार्य हो दोस्तों, अगर स्कूल में होता तो बच्चों को उसमें ज़रूर भागीदारी उसमें शामिल करना चाहिए, ताकि वो बच्चा उनको मौका दे बोलने का, या कोई भी कार्य करने, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चों को तो उस पर क्या करना चाहिए उनको, और अवसर देना चाहिए कि बच्चा गलत सही तुम कुछ भी बोलो। बच्चा गलत सही तो बोल के सही बोलना सीख जाएगा दोस्तों। अगला है अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अगला है दोस्तों प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी के सक्रिय भागीदारी का आवश्यकता होता है दोस्तों। कभी भी दोस्तों बता दूं आपको कि थोड़ा बहुत मेरे गला मतलब ख़राब चल रहा है इस समय, देखते मौसम को देखते हुए मेरी सर्दी जुकाम भी थोड़ा बहुत हो गया है दोस्तों। आवाज़ भी मेरा बोल नहीं जा रहा है। अगला है दोस्तों इसमें कि सॉरी सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में जैसे आता है विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है दोस्तों। इसमें शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। दोस्तों बता दूं, शिक्षण के स्तर 3 प्रकार में बांटे गए हैं। ये स्तर जो स्मृति स्तर है दोस्तों, यह हार्वर्ड ने दिया था। इस स्तर में देखिए दोस्तों क्या इन्होंने कहा है, अपने मत, इनका मत क्या है। इस स्तर में इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है दोस्तों। छोटे बच्चों के लिए इन्होंने कहा है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। अगला है इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। यह छोटी कक्षाओं के लिए है दोस्तों। अगला है दोस्तों समझ बोध स्तर। यह मोरिसन ने दिए थे। यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। इस स्तर में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरीके समझने पर बल दिया जाता है दोस्तों। ये आपको बता दूं कि सही बात है कि रटने से अगर समझने पे आप फोकस करेंगे दोस्तों ना,
तो वो ज़्यादा बच्चों को भी समझ रटना क्या है, एक रटंतु कभी भी बच्चों को या किसी को भी रटंतु तोता नहीं बनाना है दोस्तों। अगर अगर मान लीजिए कि छोटे बच्चे पहाड़ा देखते हैं कि दुक्का दू या टू वन जे टू, और रट तो लेते हैं, लेकिन उनको अगर पूछेंगे आप बीच में से तो उनको पता नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि वो लोग बस उन लोग को यही बताया गया कि बेटा ऐसे याद कर लो कि टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो वैसे ही क्या किए वो रट लिए हैं, तो उनको क्या पता। तो इसीलिए इन्होंने कहा है दोस्तों। अगला है, इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम या सिद्धांत बताया जाता है वह इस स्तर से प्रदान किया जा किया जाता है किए जाते हैं ताकि बच्चा उनको व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। दोस्तों सही बात है, ऐसा बच्चों को ज्ञान दीजिए दोस्तों कि अपने वो खुद प्रयोग कर सके, प्रयोग करे, करके सीखे। अगला है दोस्तों चिंतन का स्तर तीसरा है, यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। दोस्तों ये उच्च मतलब बड़ा बच्चा अब धीरे धीरे इसमें बड़ा होता जा रहा है। अगला है दोस्तों, इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्ति के विकास विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों इसमें पहले बच्चे को विभिन्न नियमों, सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उनके स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने के लिए निष्कर्ष निकालने के लिए अवसर दी। दोस्तों इसमें बच्चा बहुत बड़ा हो गया है। देखिए दोस्तों ये सूक्ष्म शिक्षण, दोस्तों ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण यदि आप लोग दोस्तों बीएड जो लोग डीएलएड किए होंगे तो वो आता है जो लिखने के लिए आता है, माइक्रो टीचिंग उचिंग होती है दोस्तों ना, तो वही इसमें सूक्ष्म शिक्षण आता होगा। आप लोग खुद ही अगर प्रैक्टिकल दिए होंगे तो आपको पता होगा सूक्ष्म शिक्षण। ज़्यादा इसको ना बताते हो दोस्तों, बस थोड़ा बहुत नॉर्मली बता देते हो। सूक्ष्म शिक्षण, यह शिक्षण एक छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रिया सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि विकास एलन महोदय ने दिया है दोस्तों, यहाँ पे किया हो गया दिया है। इसमें टॉपिक दिया है दोस्तों कि यह शिक्षण से कम समय से अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है दोस्तों। अगला इसमें सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों को कौशल का विकास किया जाता है, जैसे कि सामपट कौशल, पुनर्वलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया दोस्तों, इसमें क्या होता है, पाठ योजना का निर्माण करना। पहले टीचर पाठ योजना का निर्माण करेगा। अगला है दोस्तों कक्षा शिक्षण, पाठ योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जो आप लोग फ्लैश कार्ड वगैरह बनाते हैं वही इसमें दिया है दोस्तों। ये शिक्षण करवाने का टाइम है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है दोस्तों। प्रतिपुष्टि में क्या होता है, फीडबैक देने के लिए 6 मिनट, मतलब वही करके 6 मिनट बच्चों को पढ़ाने के बाद 6 मिनट दीजिए ताकि वो फीडबैक दे दोस्तों। इसमें अगला है दोस्तों कि पुनर्पाठ योजना इसमें 12 मिनट का होता है। पुनर्शिक्षण इसमें 6 मिनट का होता है। पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट का होता है। कुल कितना होता है दोस्तों कि 36 मिनट का होता है दोस्तों ये आकलन। अगला है दोस्तों आकलन मूल्यांकन असेसमेंट। आकलन आकलन असेसमेंट किसी के बारे में जानने के लिए इकट्ठा करने की प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं दोस्तों। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को करने का एक
एक तरीका है। यह है कि सबसे आकलन करने की आकलन करने से संबंधित भी जो भी बच्चों का है उसको समझना समझना चाहिए। आकलन दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक रचनात्मक आकलन, एक योगात्मक। रचनात्मक आकलन दोस्तों बता दूं को फॉर्मेटिव असेसमेंट है दोस्तों। ये पॉजिटिव में आता है। जो समेटिव होता है, जो अगला दिया है दोस्तों कि योगात्मक आकलन, ये समेटिव असेसमेंट दोस्तों ये निगेटिव में आता है। देखिए आइए जानते हैं दोस्तों रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या क्या है। पढ़ने के दौरान किए गए आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट तरीका है। समेटिव असेसमेंट साल के अंत में किए जाने वाले आकलन योगात्मक आकलन कला। दोस्तों ये जो मान लीजिए पूरे साल बच्चों को पढ़ाइए और एक साल में एक बार असेसमेंट करें, दोस्तों क्या सही है? इसमें देखिए दोस्तों ये दिया है कि सीखने का आकलन, इसमें दिया है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। दोस्तों ये पिछली बार ही पेपर में दिया हुआ है, इसमें से पूछा था। एक मूल्यांकन किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोष का विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मूल्यांकन गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है दोस्तों। सतत और व्यापक मूल्यांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन जिस मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, पर जो जोर दिया जाता है इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी होने वाली गलतियों को जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना। स्कूल बेस्ड असेसमेंट दोस्तों, स्कूल बेस्ड इसमें टीचर बाहरी पेपर की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाएगा। कैपेबिलिटी से गयात्मक मूल्यांकन यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। दोस्तों अगला टॉपिक है मेरे मूल्यांकन का विशेषता। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको अपने गला के लिए क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि बोल नहीं पा रही हूँ, बोलने में मेरे को दिक्कत हो रही है। कई ऐसे वर्ड हो रहे हैं कि जो नाक से मेरी बोल नहीं पा रहे हैं दोस्तों।